नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वुमेन विद विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ प्रतिभा राय। वुमेन विद विंग्स अनसुलझी महिलाओं को सुलझाने का, उनके हुनर को दुनिया के सामने लाने का और साथ साथ उनके हुनर से खुद उनको रूबरू करवाने का एक साझा मंच है वुमेन विद विंग्स का ये प्लेटफॉर्म। एक दूसरे का हाथ थाम आधी आबादी को दुनिया को और खूबसूरत बनाने का संकल्प है वुमेन विद विंग्स का ये प्लेटफॉर्म। हम सभी जानते हैं कि परिंदे कभी एक दूसरे का पर नहीं कुतरते, बल्कि वो साथ साथ उड़ने का हुनर रखते हैं। कुछ ऐसा ही हुनर है हमारे वुमेन विद विंग्स के प्लेटफॉर्म के पास भी। तो हर शनिवार की शाम इसी वक्त हम आपको करवाते हैं एक खास शख्सियत से मुलाकात। खास इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन में जुड़े होने के साथ साथ महिला होना अपने आप में ही खास है। तो आज की शाम हमारे साथ है उत्तराखंड की खूबसूरती को, उत्तराखंड की हवाओं को अपने साथ समेटे हुए सुरीली आवाज की मलिका कल्पना चौहान। कल्पना जी, आपका वुमेन विद विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रतिभा जी, धन्यवाद। कल्पना जी हमारे साथ अगले 1 घंटे रहेंगी और अगले 1 घंटे में इनके सुर के सफर के साथ साथ हम उनके जीवन के सफर के बारे में भी जानने और समझने की और अपने दर्शकों तक उनके बारे में हर एक वो बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हम आपको यकीन दिला दें कि अगला 1 घंटा हमारा बेहद ही दिलकश और सुरीला होने वाला है। तो हम इधर उधर की बात नहीं करते हुए कल्पना जी, हम चाहते हैं कि आज की शाम का आगाज आपकी दिलकश आवाज और सुरीले अंदाज के साथ हो। जरूर जरूर प्रतिभा जी, आइए पहाड़ पे ही आधारित ये गीत मैं आपको सुनाती हूँ। पीजा हो पीजा मेरे पहाड़ा को, पीजा हो पीजा मेरे पहाड़ा को, ठंडो पानी मेरे पहाड़ा, ठंडो पानी मेरे पहाड़ा, ठंडो पानी, पीजा हो दीदो ठंडो पानी, पीजा हो दीदो ठंडो पानी, रसीला का फले खजा हिसालु किल मोड़ी, दणी मखू मनी खजा एजा दौड़ी दौड़ी, इसे लुकिल मोड़ी खेजा हिसा लुकिल मोड़ी, दणी मखू मनी खेजा एजा दौड़ी दौड़ी, खेजा रे खेजा खट मीठी नारिंगे दणी, खेजा हो खेजा खट मीठी नारिंगे दणी, ठंडो पानी मेरे पहाड़ा, ठंडो पानी मेरे पहाड़ा, ठंडो पानी, पीजा रे भूलो ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत कल्पना जी। और कल्पना जी, मुझे तो दिल्ली में ही लग रहा है कि पहाड़ों की खुशबू और पहाड़ों की ठंडक ने यहाँ के माहौल को और भी ज्यादा यहाँ की ठंडक ला दी है। कल्पना जी, कल्पना जी, आपकी आवाज वाकई बहुत सुरीली है और मुझे लगता है कि हम जितने भी दर्शक यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए होंगे वो सभी ने आज आपकी इस आवाज का आनंद उठाया होगा। कल्पना जी, हाँ कल्पना जी, हम चाहते हैं कि आप अपने ही शब्दों में बताएं कि कैसा रहा आपका बचपन। एक्चुअली मेरा जो जन्म है वो मुंबई का है और मेरी मातृभूमि मेरा उत्तराखंड है, और बचपन से ही मुझे संगीत से बड़ा लगाव रहा है। लेकिन क्योंकि हम उस जमाने में हम लोग मंच में आए थे जहाँ जब लड़कियों को थोड़ा मंच में आना पसंद नहीं किया जाता था, तो लेकिन मेरे फादर इंडस्ट्री में रहे हैं, राज खोसला जी और मोहन कुमार जी के साथ वो नागरा रिकॉर्डिस्ट रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था मंच में आने के। 14 साल की उम्र में मंच में मैंने आना शुरू कर दिया था। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हमें सीखने का मौका नहीं मिल पाया उस वक्त, क्योंकि लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता। 35-40 साल पहले की बात है। तो लेकिन मेरे फादर ने मुझे मंचों के माध्यम से आने दिया था, और यही मंचों में गा गा के
जितना भी मैंने रियाज़ किया, जितनी प्रैक्टिस करी और इसके बाद जब मैं मंच में गाने लगी, लोग ऑडियो में गाने लगी तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो ये सफ़र मेरा काफ़ी ये तो मेरा शादी से पहले का सफ़र रहा है और शादी के बाद मेरी शादी मेरी एक्चुअली लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और कि हर सिखाया। जगह आपके साथ संगीत है, मायके में भी जी। संगीत, ससुराल में भी संगीत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मुझे दिल्ली गंधर्व विद्यालय से मुझे सीखने का मौका दिया, 2-1 साल मैंने वहाँ पे सीखा, लेकिन फिर बेबी हो गया था, बेटा होने के बाद थोड़ा-सा घर और स्कूल थोड़ा जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। बट लेकिन ये है कि अगर होल सोल देखा जाए तो मेरे गुरु मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, तो मतलब कि आप गायकी में आपने बचपन से ही आपका रुझान था, आपके घर में वो माहौल भी था मायके में और लेकिन मायके आप मायके में माहौल तो नहीं रहा है क्योंकि घर में कोई गाता नहीं था। बट हाँ, मैंने अपनी मम्मी को गुनगुनाते हुए सुना था कई बार। तो संगीत का शौक मुझे पहले से रहा और महाराष्ट्र में, मुंबई में संगीत को बहुत अच्छी एक नज़रों से देखा जाता है। संगीत जिसे गाना या गायन या नृत्य आता है तो बहुत अच्छे से उसको बड़ा पसंद किया जाता है। तो मेरा शौक बचपन से रहा है। तो मंच में मुझे गाने का बड़ा पहला शौक मुझे मेरे फादर ने ही दिया था। उत्तराखंड का मंच था गढ़वाल भ्रातृ मंडल का, तो मैंने पहली बार उसी में गाया था। कि आपको मायके के साथ-साथ आपको सपोर्ट मिला, आपकी शुरुआत हुई, लेकिन आपको तराशा आपके हस्बैंड ने। हस्बैंड जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो कहते हैं ना कि जी बताएँ? जी, जी। नहीं, मैं कह रही हूँ कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष में महिला का बड़ा हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता में पुरुष का बहुत बड़ा हाथ है मेरे हस्बैंड का। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कल्पना जी कि जब तक हर महिला के पीछे अगर उसके घर के परिवार के जो हाँ, पुरुष होते हैं सपोर्ट नहीं करते तो हैं, तो बहुत बहुत राह आसान नहीं होती है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि राह कुछ निकल नहीं सकता, लेकिन आसान तो राह बनाने में उनका बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ होता है। कल्पना, जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन जो है वो मुंबई में बीता था, तो मुंबई में रहते हुए क्या और आपके अंदर वो आर्टिस्ट भी था आपके अंदर बचपन से, जैसे कि आपने बताया कि आपने स्टेज पे काम किया, तो क्या आपको जी। कभी नहीं लगा कि आपको हिंदी फिल्मों, हिंदी टीवी सीरियल्स वगैरह में जाना चाहिए? क्या आपने कभी ट्राई किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, म्यूज़िक का मुझे शौक बेशक बहुत रहा है। मतलब मेरा बहुत मन करता था कि मैं गाऊँ, मंचों में जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड तक जाऊँ या फ़िल्मों में गाऊँ, क्योंकि मेरा रुझान अपनी मातृभाषा, अपनी बोली भाषा में ज़्यादा रहा है क्योंकि हम लोग अपना उत्तराखंड से बहुत दूर रहे। मुंबई बहुत दूर है उत्तराखंड से, तो एक बहुत ज़्यादा लगाव रहा है मुझे अपने उत्तराखंड से। तो म फादर मम्मी लोग भी गाते थे, जब उत्तराखंड के बारे में बताते थे, तो एक दिल में वो रहता था, एक जिज्ञासा रहती थी कि हमें उत्तराखंड देखना है और उत्तराखंड के लिए ही काम करना है। तो मैंने अपनी शुरुआत उत्तराखंड के ही मंचों से की है। उसके बाद अब शादी के बाद मतलब मेरे एक्सीडेंट से भी पहले फिर मैंने यूपी, हरियाणा की भी कुछ फ़िल्में करी हैं, जिसमें मैंने गाया है। बाकी वो बॉलीवुड में जाने का मुझे शौक नहीं रहा है। मैं वैसे मुझे ज़्यादातर मंचों का शौक रहा है। मैं फेस टू फेस ऑडियंस के साथ गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, अच्छा। कल्पना जी, जैसे अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी। जी, जी, जी। तो उसके बारे में बताएँगी कि कैसा रहा? उसके बाद उस एक्सीडेंट के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कैसे आपने कोप अप किया? एक्सीडेंट एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है म्यूज़िक से। कष्ट तो ख़ैर शादी के बाद बड़ा कष्ट रहा है क्योंकि एक इंडस्ट्री में अपने पैर जमाना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बॉलीवुड हो, हमारे उत्तराखंड का हो या बिहार का, पंजाब का हो। एक संगीत के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोगों के दिलों में राज करना पड़ता है, तब जाके हमें एक मुकाम मिलता है। तो वो मुकाम मुझे मिला था, लेकिन 2010-25 जून को मैं शॉपिंग करने यहीं दिल्ली गई थी, सरोजनी मार्केट में। तो पीछे से ट्रक ने मुझे हिट कर दिया था, जिसमें मैंने अपने दोनों पैर खोए। बट ये है कि हाँ, एक तकलीफ तो है क्योंकि मैं एक सिंगर के साथ-साथ मैं एक अच्छा परफ़ॉर्मर है क्योंकि मैं मंच को बहुत पकड़ के गाती थी, बड़ा झूम के गाती थी। वो थोड़ा-सा मुझे रहता है कि भई आज मेरे पैर दोनों नहीं है, तो उससे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि बदलाव सिर्फ़ पैरों का हुआ है, वरना लाइफ़ में मेरी ऐसी कोई बदलाव नहीं रहा क्योंकि मेरा जो भी कष्ट था, वो पूरे हमारे उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारे लोग हैं, उन्होंने
दुआओं से उसे बाँट लिया था मेरे कष्टों को। तो बदलाव यही रहा कि मेरे दोनों पैर नहीं रहे और एक थोड़ा-सा ये रहता है जब मैं मंच पे अभी जाती हूँ। पर लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के मंचों में मैं 10-25 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अक्टूबर में मैंने शेयर कर लिया था। तो इतना मुझे मंचों से मुझे ये नहीं लगा कि उन लोगों ने मुझे तब भी उतना ही प्यार दिया था और आज भी उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही प्यार प्यार देते हैं। तो जी। ये ये बस यही रहा कि पैरों की मुझे थोड़ी-सी वो रही है, बाकी तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं रहा मेरे जीवन में। कल्पना जी, मैं आपके इस दर्द को इसलिए समझ सकती हूँ कि जब आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जब गाना शुरू किया था, तो जी, मैं जी। इस तरह झूमने लगी थी कि मेरा मन हुआ कि मैं नाचने ही लगूँ। तो अब मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि आपने स्टेज पे जब परफ़ॉर्म करते होंगे तो एक लय और धुन के साथ एक रिदम जी, जो आता बिल्कुल। है, उसको बिल्कुल, आप मिस बिल्कुल। करती होंगी। ये तो है, बिल्कुल, लेकिन आपके हौसले को जज़्बे को मैं सलाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी शुक्रिया। लोग जानते हैं कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगी की तपिश को महसूस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो पौधे सूख जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, कि कल्पना जी, आपने ज़िंदगी की तपिश को काफ़ी करीब से महसूस किया है और उसके बिल्कुल। बाद आप तन बन करके उत्तराखंड की लोक गायिका के रूप में, माफ़ कीजिएगा, लोक गायिका के रूप में आप न सिर्फ देश में बल्कि आपने विदेशों में भी झंडे गाड़े हैं। तो जी, जी। उत्तराखंड के बाद दिल्ली, मुंबई और उसके बाद विदेशों में गाना आपने कई जगह गाया है। कैसा रहा जी, आपका जी। सफ़र? बहुत बढ़िया, क्योंकि जब हम लोगों ने पहली बार विदेशों में जाना शुरू किया था, तो उस वक़्त ऐसा लगता था कि हम अपने हिंदुस्तान से दूर हैं, पता नहीं वहाँ किस तरह का माहौल होगा। क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के लोकगीतों को लेकर वहाँ गए थे और वहाँ पे उत्तराखंड की बहुत सारी संस्थाएँ उन लोगों ने हमें बुलाया था। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ जाकर हमें ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम उत्तराखंड से दूर हैं या अपने घर से दूर हैं। उन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हमें एक भी मिनट ऐसा नहीं लगा, चाहे वो खान-पान से लेके और रहने से लेके उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा है मेरा बाहर का भी। यूएई की भी मैंने 5-6 कंट्री में किया है, सिंगापुर, मलेशिया। कोई खास अनुभव आपके सामने है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी आज? बाहर विदेशों की? नहीं, नहीं, हाँ, विदेश विदेशी का। का विदेशों की बस यही है कि सच में मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं वहाँ पे इतनी दूर हम लोग अगर हिंदुस्तान से जाएँगे, अपने देश से बाहर जाएँगे तो हमें इतना रिस्पेक्ट मिलेगी या इतना लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर भी आए तो उन लोगों ने हमारा स्वागत बहुत ही दिल से किया था कि हम लोग बहुत गदगद हो गए थे कि वाक़ई यार हम लोग चाहे कहीं भी रहें उत्तराखंड वासी, लेकिन वो अपने लोगों को उतना ही प्यार करते हैं, चाहे वो अपने उत्तराखंड की धरती में हो या विदेशों की धरती में हो। तो बहुत प्यार लेके आए थे हम कल्पना लोग। जी, जी, जी। जी, जी। जी, कल्पना जी, हमारे दर्शकों में कई लोग ऐसे हैं कि जो आपके गाने को फिर से सुनना चाहेंगे। आपकी जो सुपर हिट एल्बम है वो है स्वामी दी परदेश माँ। तो क्या आप उसका स्वामी एक छन कुछ सुना सकते परदेस हैं? जी। एक्चुअली स्वामी छंद परदेस वो एक हिंदी लय में गाना था, वो एक चर्चित गीत था पर वो गीत उसमें था तुम तो ठहरे परदेसी तो मैंने उसको थोड़ा-सा बनाया था वो। 2 लाइन सुनाती हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना गाना है इसलिए मुझे भी याद नहीं है सही से, लेकिन मैं मैं आपको एक सुनाती एक हूँ। अभी एक मैंने एक देखा लाइन था कि किसी ने हाँ, और भी कल्पना फरमाइश गाडो गुलाबंद करके मैंने अभी देखा था इसमें, हाँ, कि हाँ, उसने हाँ। फरमाइश करी थी मेरे एक गीत का, उसको भी सुनाऊँगी मैं। ये स्वामी छंद परदेस अगर आप बोल रही तो मैं 2 लाइन सुना देती नहीं, मैं कल्पना जी की देखिए एक लाइन मैं बोलती हूँ कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे। अब आप हूँ। बताएं। स्वामी छन परदेस स्वामी छन परदेस याद हूँ कि आनी चाहो स्वामी छन परदेस याद हूँ कि आनी चा स्वामी छन परदेस याद हूँ कि आनी चा हूँ कि खुद ऊकी खुद जी कुड़ी मां कुतगरी लगानी चाओ स्वामी छन परदेस याद ऊकी आनी चा ये बहुत पहले बहुत गाया था सुंदर, ये लाइन याद थी बहुत मुझे।
बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये भी मेरा एक फेवरेट गाना रहा है, मैंने भी बहुत गुनगुनाया है इसको। हाँ, जब ये गाना चला तो उसी वक्त मैंने भी ये गाना बनवाया था कि ये मुझे अच्छा लगा था इसकी धुन। जी जी जी। अभी आप दर्शक किसी दूसरे गाने की बात कर रहे थे जो आपने देखा, वो हाँ, आप अभी ये जरा। कोई डिम्पल रावत जी है, उन्होंने एक फरमाइश करी है गालो गुलबंता। रावत की हमारे वुमेन विद विंग्स की एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है वो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका भी, जरूर उनकी फरमाइश भी सुना देती हूँ मैं 2 लाइन। बलिगाड़ो गुलो बंदा गुलबंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू वारों की अगीना। अरे गाड़ो गुलो बंदा गुलबंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू वारों की अगीना। सारा दिन रहंदो स्वामी जे डांडू सारी, सारा दिन रहंदो स्वामी मैं डांडू सारी, फिर भी सासू जी माँ बड़े रात च भारी। हाँ फिर भी सासू जी माँ बड़े रात च भारी। अरे गाड़ो गुलो बंदा गुलबंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू वारों की अगीना। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड के किसी वादियों में पहुंच गई हूँ, और बिल्कुल वहाँ की लोकगीतों के साथ। आप जाइए उत्तराखंड, आइए हमारे उत्तराखंड में, बहुत खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड। और बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि आपने बताया कि आपने शायद गंधर्व सीखा है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है आपने? प्रोफेशनल डिग्री गंधर्व भी मैंने सिर्फ 2 साल सीखा, क्योंकि फिर बेटा हो गया था, उसके बाद तो फिर हो ही नहीं, सब पॉसिबल नहीं हो पाया सीखना, जारी नहीं कर पाई से, अच्छा अच्छा। तो रेगुलर नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है कि आप, ये गॉड गिफ्टेड है, आपकी जो सुरीली आवाज है ये। गॉड गिफ्टेड है, माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे। अच्छा कल्पना जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली और ये इस तरह के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनका एक काफी बड़ा म्यूजिक का बाजार है। तो ऐसे में क्या बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड के संगीत का भी उतना ही बड़ा बाजार है, या उसको वो बिल्कुल जगह बिल्कुल। मिल जिसकी वो हकदार है वो? वैसे तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो एक अपनी बहुत स्ट्रांग जो जगह बनाई है भोजपुरी और पंजाब ने ज्यादा जगह बनाई है, और प्रांतों की अपेक्षा। लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड ने भी एक म्यूजिकल में बहुत अच्छा अपनी एक जगह बना ली है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल आने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि जब से ये टैलेंट हंट वगैरह आने लगे हैं टीवी में, ये तो बच्चों के अंदर बड़ा रुझान आया है कि भाई हमें भी सीखना चाहिए संगीत को, मतलब उन्होंने एक सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, सीखना शुरू कर दिया है। तो मैंने भी देखा है कि पहले हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता था कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि नए नए बच्चे बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गा रहे हैं, सीख के, और बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। तो थोड़ा अच्छा लगता है देखिए कि नहीं, हमारा उत्तराखंड का भी जो संगीत जगत है वो आज कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। क्या आपको लगता है कि जो जी युवा पीढ़ी है, उत्तराखंड के जो नए बच्चे हैं, क्या वो अपने रीजनल गाने में वो रुचि ले रहे हैं वो? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले नहीं लेते थे, मुझे याद है आज भी, क्योंकि मेरा बेटा है रोहित चौहान, वो भी बचपन से ही 7 साल की उम्र से मंचों में आने लग गया था। तो उससे पहले मैंने देखा था कि जैसे देहरादून है या अदर्स जो हमारी सिटीज़ है, वहाँ पे थोड़ा-सा अपनी बोली भाषा को हमारे बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते थे। इवन मुंबई में मैंने देखा था कि मुंबई में लोग हमारी जो उत्तराखंड के लोग अपनी बोली भाषा से बड़ा प्यार करते थे। लेकिन जितना उत्तराखंड से नजदीक दिल्ली था या देहरादून था, वहाँ के बच्चे अपनी भाषा नहीं बोलते थे। तो रोहित को जब हम लोग इस क्षेत्र में लाए थे, पहली बार रोहित ने जब पहाड़ी गाना गाया था, तो छोटे बच्चों के अंदर बड़ा रुझान आया था। आज तो रोहित युवा हो गया, उसकी शादी हो गई है। तो आज के बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत अच्छी तरीके से गा रहे हैं। बेशक वो थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि
आजकल के हिसाब से बच्चे उन गीतों को, उन रिदमों को बना रहे हैं, उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, जिसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारे नई पीढ़ी में ये रुझान आ रहा है गाने, क्योंकि पहले तो पुराने ही गायक थे जो गाते थे, लेकिन अब नए-नए बच्चे आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को खुशी हो रही है। और ये हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कल्पना जी कि आपकी पीढ़ी, आपका बेटा ही आपके इस चीज को आगे ले जा रहा है, एक पीढ़ी और जी, जी। आगे। हाँ, तो इसका मतलब क्योंकि ये है कि इसका मतलब ये हाँ, है कि जो नई पीढ़ी है उनको कुछ इससे लग रहा है, उससे झुकाव बिल्कुल, है, बिल्कुल। लगाव है, इसलिए बिल्कुल, वो आगे ले बिल्कुल। जा हाँ। बिल्कुल, ये मतलब मैं रोहित के लिए इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरा बेटा है। बट लेकिन एक कलाकार के हिस्से से मैं ज़रूर कहूँगी कि रोहित इस वक़्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब नए ज़माने के जो नए बच्चों को आजकल के युवा पीढ़ी जब देखिए अब न्यू नए पीढ़ी भी उन चीज़ों को तब एक्सेप्ट करेगी, जब उनको उनके तरीके से किसी चीज़ को सौंपा जाएगा। अगर हम वही पुराने ज़माने के हिसाब से अगर बच्चों को कहेंगे कि नहीं तुम ऐसे करो तो थोड़ा बहुत तो बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक कहावत है ही कि परिवर्तन ही जीवन का अनंत क्रम है, अगर आप थोड़ा भी परिवर्तन नहीं लाएँगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे ला रहे हैं तो रोहित ने इस ब अब मेरे एक्सीडेंट के बाद थोड़ा-सा वो ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरी देख-रेख में भी उसको थोड़ा लेकिन अब 2-1 साल से उसने भी अपने आप को तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है आजकल के नए ज़माने के हिसाब से। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। और मेरी एक तमन्ना भी रही कि कल को अगर हम नहीं रहे तो अगर हमारा बेटा अगर उत्तराखंड की से लगाव रखेगा, उत्तराखंड के गीतों को गाएगा तो इस बहाने से लोग हमें भी याद करेंगे कि भई कल्पना जी और राजेंद्र जी का बेटा है। इसलिए नहीं मेरा कल्पना जी, रुझान ज़्यादा रखी है। कल्पना जी आपकी जो आवाज है ना वो तो अब वादियों में बस चुकी है, तो उत्तराखंड से तो आपकी, और अब जब विदेशों तक आपने झंडे गाड़ दिए हैं तब तो आपकी आवाज एक तरह से कहिए अब तो अमर हो ही चुकी है ना? हाँ, ये तो प्यार है मुझे उत्तराखंड वासियों का मेरे लिए। तो कल्पना जी आपका जो ताल्लुक है वो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगह से है, जी, जी, तो दोनों जगह से आप, मेरा आप ताल्लुक। दोनों ही भाषाओं में उतनी ही कमाल की पकड़ रखती हैं, कैसे जी, मैं तालमेल दो बिठाती हैं आप? नहीं क्या कभी कोई एक्चुअली दिक्कत क्या हुई? है नहीं, दिक्कत तो ख़ैर वैसे तो कुमाऊँ और गढ़वाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट टोन का फ़र्क है थोड़ा बहुत, बाकी तो हर चीज़ वैसी है। बट ये है कि मैं गढ़वाल से हूँ, तो चौहान साहब मूल कुमाऊँ से हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा उनके साथ शादी करने के बाद मुझे थोड़ा-सा बहुत ईज़िली कुमाऊनी भाषा सीखने में सफलता मिली है। तो जितना मुझे प्यार उत्तराखंड में गढ़वाल में किया जाता है, उतना ही कुमाऊँ में भी किया जाता है। हमारा एक क्षेत्र और है जोनसार का, वहाँ भी हमारे उस वो भी उत्तराखंड में ही आता है, तो वहाँ के लोग भी बहुत प्यार देते हैं, हम सभी कलाकारों को। अच्छा, तो आपने अभी जो हमें सुनाया वो गढ़वाली था या कुमाऊनी था? मैं जो पहले सुनाया था वो कुमाऊनी था, "पीजा हो पीजा हाँ। मेरे पहाड़ ठंडो पानी।" जो मैंने जो दोबारा सुना है वो गढ़वाली था। तो मुझे लगता है कि आप एक 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 अपनी पसंदीदा आप एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अच्छा, चलिए मैं सुनाती हूँ। मेरा एक गाना तो बहुत चर्चित रहा है कुमाऊँ क्षेत्र में भी और गढ़वाल में भी रहा है, तो थोड़ा-सा फ़र्क हो गया था वो हमारे मतलब गढ़वाल में ये कहते हैं कि मन लगी गे मेरू पिंगली साड़ी माँ और कुमाऊँ में बोलते हैं मन लगी गो मेर पिंगल साड़ी माँ। तो फ़र्क थोड़ा-सा ही है, ज़्यादा नहीं है बट है वही बोला जाता है। तो आइए मैं 1-2 लाइन इसकी सुनाती हूँ। मन लगी गे मेरू पिंगली साड़ी माँ, मन लगी गे मेरू पिंगली साड़ी माँ, अरे मैनी आंदू राजू तेरी गाड़ी माँ, मैनी आंदू राजू तेरी गाड़ी माँ। तेरू क्या भरोसो उजणी कखली जेलू दारू पे के अपड़े तू गाड़ी चलेलू तेरू क्या भरोसो उजणी कखली जेलू दारू पे के अपड़े तू गाड़ी चलेलू उन जिया मोह गाड़ी उन तू अनाड़ी उन जिया मोह गाड़ी उन तू अनाड़ी अरे मैं नी आंदू राजू तेरी गाड़ी माँ हाँ मैं नी आंदू राजू तेरी गाड़ी माँ थैंक यू अरे मैं समझ सकती हूँ कि आपको तमाम तरह की जो अवार्ड मिले हैं जिसमें उत्तराखंड चूंदकोट रत्न, उत्तराखंड महासभा की स्वर कोकिला, इन लोगों ने आपको जी क्यों दिया होगा? क्योंकि आपकी आवाज जो कशिश और वो मिठास है ना वो तो मतलब मैं समझ रही हूँ कि आज की शाम को तो दिलकश और खुशनुमा बना ही रही है। थैंक यू लेकिन जी कल्पना जी मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपको पहली बार आपके गाने को रिकॉग्नाइज किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया,
तो मतलब ये भी कहना है कि कैसा लगा आपको, कि मतलब आपको लगा था कि आपको पुरस्कार मिलेगा भी? देखिए, क्योंकि ये पहली बार मुझे मिला था, तो शब्दों में इसे बताना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन आज समझ सकती हैं कि एक कलाकार को जब किसी प्रकार का सम्मान मिलता है, क्योंकि बहुत से कलाकार हैं और उन कलाकारों में अगर मुझे चुना जाता है, मुझे दिया जाता है, तो ये उस कलाकार के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है और ये उससे ये प्रतीत होता है कि मेरे उत्तराखंड के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कि अगर उन्होंने मुझे कैसेटों के माध्यम से खरीदा नहीं होता, सुना नहीं होता, प्यार नहीं दिया होता, तो शायद मुझे ये सब अवार्ड नहीं मिलते। तो ये उन लोगों का प्यार ही रहा है कि मुझे इतने सारे अवार्ड से नवाज़ा गया और अभी पिछले साल गुरुराम डिग्री कॉलेज ने मुझे और हमारे जो उत्तराखंड के सिंगर हैं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को ये 2 अवार्ड मिले हैं, जो उत्तराखंड रत्न के नाम से उन लोगों ने हम दोनों को नवाज़ा। ये हम कलाकारों के लिए तो बहुत बड़ी बात है और इसको हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। जी, तो कल्पना जी, क्या लोकगीतों के भविष्य को लेकर आपके पास कोई योजनाएँ हैं, जो आप चाहती हैं कि आप आगे करें इसको? देखिए, मेरी कोशिश यही रही है क्योंकि मैं हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि गढ़वाल के कलाकार गढ़वाली गाते हैं, कुमाऊँ के कलाकार कुमाऊनी गाते हैं। कुछ ही कलाकार हैं जो दोनों भाषाओं में गाते हैं और इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं दोनों जगह से गाती हूँ। तो लोकगीत तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो गढ़वाल के लोगों को नहीं पता, कुमाऊँ के, ये कुमाऊँ के लोग उनको गढ़वाल के नहीं पता। तो मेरी ये एक वो रहती है कि मैं अपनी किसी भी एल्बम में दोनों भाषाओं के लोकगीतों को सम्मिलित करूँ ताकि लो दोनों जगह की जो-जो चीज़ें हैं, जो-जो बातें हैं, जो वहाँ की खान है, पान है, रहना है, मंदिर हैं, जो वहाँ की रीति-रिवाज हैं, तो मैं गीतों के माध्यम से वो दोनों जगह को करती हूँ ताकि दोनों जगह के लोग उन उसको पसंद करें और समझे कि भई कुमाऊँ में क्या है और गढ़वाल में क्या है या जौनसार में क्या है। तो ये मैं मेरे हिसाब से तो एक वक़्त था कि जब लोग हमारे उत्तराखंड के गीतों को जैसे शादी-ब्याह है उसमें ज़्यादातर पंजाबी गाने चलते थे या तो हिंदी गाने चलते थे। लेकिन मैंने देखा है कुछ 15 सालों के अंदर-अंदर मैंने बहुत बदलाव देखा है क्योंकि उत्तराखंड के डीजे में जब शादी-ब्याह कोई भी अच्छा-सा फंक्शन होते हैं तो उसमें उत्तराखंड के कलाकारों के गीत बजते हैं। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोक गीतों को सराहा जा रहा है और डीजे में बजाया जा रहा है। जी, बिल्कुल। जैसा कि कल्पना जी आपने अभी बताया कि जो कलाकारों की ज़िंदगी होती है या जी। वर्किंग वुमेन्स कुछ भी कह लें, मतलब वर्किंग वुमेन्स के लिए तो फिर भी एक शिफ्ट होती है, एक टाइम होता है। लेकिन कलाकार की ज़िंदगी में रियाज़ भी होता है और बाकी उनके कार्यक्रम होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, दोपहर, शाम, रात। तो ऐसे बिल्कुल। में आप घर के साथ कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये मुझे थोड़ा जब बच्चे छोटे थे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि घर भी देखना है, बच्चे छोटे थे और मैं क्योंकि मेरे सास-ससुर भी नहीं थे, तो मैंने अकेले ही जो चीज़ देखनी थी। तो बड़ा टाइम को थोड़ा क्योंकि प्रोग्राम के टाइम का कोई फिक्स नहीं होता था। हमें रिकॉर्डिंग में भी हमें कभी 7 बजे उठ के चले जाना पड़ता था और रात को कभी 3-3 4-4 बजे आना पड़ता था। लेकिन फैमिली के कुछ लोग थे जैसे मेरी नंद थी, मेरे मम्मी लोग, मेरे भाई लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा बहुत मैनेज किया है। बाकी मेरा पूरा ये रहता था कि अगर मैं 4 बजे भी रात को रिकॉर्डिंग या शो आती थी, तो सुबह मुझे पता था 6 बजे बच्चे उठते हैं, तो उनके लिए मैं उठ जाती थी और फिर उनको जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह जो भी हो करके देती थी। कोशिश मेरी यही रहती थी कि मैं अपने बच्चों से अगर दूर हूँ तो फ़ोन के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से मैं उनके साथ टच रहती थी। और घर को हम लोग शुरू से क्योंकि इस क्षेत्र में आने से पहले मैं जॉब भी करती थी। तो जॉब करने की वजह से ये आदत तो रही है कि 5 बजे उठना, घर का सारा काम-वाम करके खाना-वाना बना के रख-रुख के चले जाना, फिर शाम को आके बना तो वो एक रूटीन तो शुरू से ही रहा है। और जब इस फ़ील्ड में आए तो जॉब छूट गई थी तो फिर इसी फ़ील्ड में रहे। पर ये है कि बच्चे भी मेरे बड़े कोऑपरेटिव रहे कि उन्होंने हमें बड़ा समझा कि मेरी पेरेंट्स इतने बिज़ी रहती हैं। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हम आते थे वो सोए रहते थे, वो स्कूल जाते थे तो हम सोए रहते थे। लेकिन ये होता था कि साल में जो अप्रैल, मई के बाद जो उनकी छुट्टियाँ होती थी, 2 महीने हम उन्हीं के साथ बिताते थे। उस वक़्त फिर हम ना कोई रिकॉर्डिंग लेते थे, ना ही कोई मैं शोज़ वग़ैरह करती थी। चाहे वो कितना भी बड़ा शो हो, वो मैं नहीं लेती थी। वो 2 महीने हम अपने बच्चों को देते थे। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने पूरे 2 महीने आपने पूरे काम से अपने आप को अलग रख कर के हाँ, बच्चों के अलग लिए रखा डेडिकेट करते थे। तो कल्पना जी, एक बेटी, एक बीवी और एक माँ और एक कलाकार कल्पना चौहान, क्या अंतर जी। है इन दोनों में? भई ये तो आप भी जानते हैं कि शादी नहीं होती तो सुबह ये रहता था कि घर है, अपना कार्यक्रम का है, बिस्तर पे चप्पल फेंके, कपड़े इधर फेंके, सूट उधर फेंका और जाके खाया-पिया और सो गए।
तो ये तो बचपन की रही, एक मायके की बेटी की बात रही। शादी होने के बाद थोड़ा एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हस्बैंड भी हैं, वो भी म्यूज़िकल हैं, मैं भी म्यूज़िक से हूँ। और ये रहा कि मैंने कभी उनसे हट के कभी शुरुआत में काम नहीं किया क्योंकि जब भी कि हम दोनों ने साथ ही काम किया, ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मुझे उनसे अलग होके कुछ करना पड़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे रोका है, ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन मैंने ही ये नहीं सोचा कि क्योंकि हमारे जो काम की कोई सीमा नहीं होती थी, कोई टाइम टाइम का वो नहीं रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अलग जाके कुछ काम करूँ तो हो सकता है कि हम दोनों के जो रिलेशन में कहीं दूरियाँ ना आ जाए। तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि हम दोनों साथ ही रहें। और ईश्वर ने भी हमें ऐसा मौका दिया है कि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे हट के कहीं काम करूँ। क्योंकि इतना काम हुआ है, इतना काम करना पड़ा है कि हमें मौका ही नहीं मिला कि अलग-अलग काम करें। तो साथ ही रहे, ये बहू का जब बेटे हुए, तो ये रहा कि एक माँ बनने की खुशी अलग ही है, 2 बेटे थे तो उनके साथ ये रहा। और बाकी कलाकारी में तो ये है कि मुझे सपोर्ट सबने किया, अगर मैं अपने फादर से कहूँ या हस्बैंड से कहूँ, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मी को अब जाना है, ये करना है। वो उन्होंने उस तरह से मैनेज किया। तो ये जो 3-4 जर्नी रही बेटी से बहू, बहू से माँ, बच्चे सब, तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही है। बस हाँ, यही है कि इतने अच्छे सफ़र में थोड़ा-सा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा-सा मैं मायूस ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि नहीं यार मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, आज भी ये चाहता है कि मैं खड़ी रहूँ या खुश रहूँ, तो फिर मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। अब आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत खुशनुमा पल आप किसे मानती हैं? देखिए, एक खुशनुमा पल तो अगर शादी होती है तो ये रहता है कि सबसे बड़ी खुशी होती है कि भई पति जो जिसके साथ मैंने ज़िंदगी आगे काटनी है वो ऐसा मिले कि मेरी वो भी हर आपने बात हाँ। लव मैरिज की। लव मैरिज तो की थी। इसमें क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा मैंने सुना ऐसे सुनने में सुनती थी लोगों से कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। ये ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। हम लोगों की 32 साल की जर्नी है शादी की, तो ऐसा नहीं रहा। तो खुशनुमा पल जब मैं पत्नी बनी थी तब भी था, खुशनुमा पल जब मैं माँ बनी तब भी था और सबसे बड़ा खुशनुमा पल ये रहा कि जब मुझे उत्तराखंड के लोगों ने एक कलाकार की हैसियत से हाथों हाथ पे रखा और मुझे एक लोक गायिका का जो खिताब दिया, जो मुझे सम्मान दिया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशनुमा मुझे पल मुझे भी यही लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए सबसे खुशनुमा पल वही होता है कि जब उसकी हाँ, कला को सराहा जाए। सराहा जाता है। जी, जी, बिल्कुल। अभी कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन हुआ, तो सभी जी, जी। कलाकार बड़ी मुश्किल में थे, बड़ी मुश्किलों का सामना किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी, कोई अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगी आप? हाँ, बिल्कुल आई क्योंकि देखिए ये होता है कि कलाकारों की हाँ, बॉलीवुड हो या बड़े कलाकारों के पास तो ये अच्छे कार्यक्रम होते हैं तो फिर फाइनेंशियली भी अच्छे मजबूत रहते हो, लेकिन कई कलाकार ऐसे होते हैं जो जिन्होंने शुरुआत करी थी या जिनकी पूरी मतलब जिन इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ही इन पे थे, कलाकारी में थे कि भाई उनका घर उन्हीं से चलता था। ऐसे तो मैं हमारा भी पूरा परिवार इसी क्षेत्र में रहा है, लेकिन ये रहा है कि लोगों के प्यार की वजह से हम लोगों ने अच्छा मुकाम पाया, तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे थे जिनके लिए बड़ा संकट रहा है। संकट तो सभी का है क्योंकि एक कलाकार के पास जब पैसा आता है तो उसके खर्चे भी वैसे हो जाते हैं, उनके तरीके भी वैसे हो जाते हैं। लेकिन अब जो लॉकडाउन में एक इतनी बड़ी विपदा आई है, जो कलाकारों पे ज़्यादातर आई मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों का काम बिना पब्लिक के, बिना भीड़ के है नहीं और वो अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर मेरे लिए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस जनवरी में मैंने 3-4 इवेंट कर लिए हैं। तो लेकिन ये रहा कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सोशल ज़्यादा हैं, सामाजिक ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में कम से कम 300 कलाकारों को अपनी एक मित्र श्रृंखला बनाई। हम लोगों ने एक डिस्कस करी थी मैंने और चौहान साहब ने और हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे डिस्कस करके हम लोगों ने एक मित्र श्रृंखला बनाई जिसमें हम लोगों ने 300 कलाकारों को 3-3 हज़ार रुपए की धनराशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया ताकि कुछ ना कुछ वो चलता रहे। बहुत अच्छा तो प्रयास आपका। ये प्रयास हम लोगों ने किया है लॉकडाउन में, चौहान जी के बड़े अच्छे-अच्छे मित्र हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे कलाकारों की मदद करी, चाहे वो फिर राशन वगैरह हो, जो भी उनका नीड रहा है, जो भी उनको ज़रूरत रही है, वो हम लोगों ने पूरी करने की कोशिश करी है। जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए या किसी के इस कोरोना काल में हमारे बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जो हमारे बीच से कोरोना की वजह से चले गए हैं, उनके घरवाले परिवार को मदद करवाई है। तो ये अपनी तरफ से हम कोशिश करते रहते हैं इन सब चीज़ों में। तो मुझे जी, बड़ी कल्पना जी। खुशी हुई कि कोरोना काल में हम लोग किसी के काम आए, हम लोगों ने किसी के लिए कुछ किया। जी, जी, कल्पना जी। जैसा कि कहते हैं ना कि खुद का दर्द महसूस होना ज़िंदा होने की निशानी है, लेकिन जब हम औरों का दर्द महसूस कर पाते हैं, तो वो इंसान होने की निशानी है। मुझे लगता है कि आप दोनों पति-पत्नी ने इंसानियत की उस
कल्चर को बखूबी जिंदा रखा है और इस चीज को भी और आगे आप बढ़ाएंगी। जैसा कि जी, जी, मैंने हाँ। सुना है कि आप एक समाज सेविका भी हैं। जी। तो उत्तराखंड में जैसा कि जितना मैंने जानती और समझती हूँ उसमें कि उत्तराखंड में महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी मुश्किल भरी है, काफी दयनीय है, क्योंकि वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत संघर्ष वाली है, बहुत हुँ, हुँ, स्ट्रगल है हुँ। वहां पर। मैंने हुँ, देखा है कि पहाड़ों पर महिलाएं सिलेंडर लेकर के चढ़ाती हुई चली जाती हैं, मतलब है ना, हुँ। बड़ा कष्टप्रद जीवन है वहां पर। तो क्या है। आप वहां के लिए कुछ करना चाहेंगी, ऐसी कोई आपके लिए, आपके पास कोई आपकी कोई प्लानिंग है? देखिए, क्योंकि अभी मैं कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करूँ। हम बहुत सारे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाती, पर ये है कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएँ उनके लिए कष्टदायक है क्योंकि इतनी ऊपर-ऊपर चढ़ाई करके हर सामान के लिए चाहे वो राशन हो या सिलेंडर हो या कुछ भी लकड़ी हो, घास हो जिसको लेने के बहुत दूर-दूर तक जाती हैं और बड़ी मेहनत और मशक्कत करके वो लोग अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन बड़े खुश रहते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ही, लेकिन क्योंकि वो उनकी दिनचर्या है उसको उस तरह से व्यतीत करती हैं। हाँ, मैं एक कलाकार हूँ, तो एक कलाकार की हैसियत से क्योंकि अभी मैं सामाजिक ज़रूर हूँ, लेकिन राजनीति तक अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, लेकिन एक उत्तराखंड होने के नाते हम लोगों की मेरे हस्बैंड की और मेरी एक कोशिश रहती है, जैसे हम उत्तराखंड के जो दूर-दराज गाँव में बच्चे हैं, उनके लिए हम सिंगिंग, डांसिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं उसको, 1 हफ्ते की हम लोग उनको सिखाने की कोशिश वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप करते हैं, उनको सिखाते हैं जा-जाके, वो फ्री करते हैं चौहान जी। वो ये कोशिश में लगा दूसरा मैं एक और काम करती हूँ क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे एक रहा था कि यार मुझे तो लोगों ने हाथों-हाथ रखा मेरे एक्सीडेंट में, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे लोग बुलाते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मंच में मैं गाती हूँ। तो हमारे ऐसे कई डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दूर-दराज में रहते हैं, लेकिन इतनी पहाड़ों में दूर रहते हैं, आने-जाने में थोड़ी दिक्कत है उन लोगों के लिए। कई ऐसे हैं जिनके 2 हाथ नहीं, कोई ऐसे हैं जिन ब्लाइंड है। तो फिर मैंने और चौहान जी ने हम लोगों ने एक वो किया डिस्कस करी थी, तो हम लोग हर साल उन बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं। और उनको हर साल चाहे वो उत्तराखंड में हो, दिल्ली में हो, अभी पिछले साल 2 साल पहले मैं उनको बम्बई ले गई थी 20 लोगों को। तो मैं उन लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाती हूँ, अपने कुछ उद्योगपति जो हमारे व्यावसायिक लोग हैं उनकी मदद से। तो उन लोगों के लिए भी मैं काम करती हूँ कि उत्तराखंड के क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उत्तराखंड के कलाकार तो बहुत है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो चौहान जी को बड़ा ये रहा कि यार मैंने जब अपनी बात कही कि चौहान जी मैं एक डिसेबल्ड हूँ, लेकिन मुझे तो सब लोगों ने सपोर्ट लेकिन कई ऐसे कलाकार हैं जो डिसेबल्ड है लेकिन उनको नहीं सपोर्ट मिलता है। फिर चौहान जी ने गाँव-गाँव जाके दूर-दूर कम से कम 5-5 6-6 घंटे के रास्ते पैदल चल-चल के चौहान जी कलाकारों को लाए हैं और आज वो कलाकार मतलब अपने आप पे डिपेंड हो गए हैं क्योंकि हमारे भोले जी महाराज, माता मंगला जी के माध्यम से भी उनको इंस्ट्रूमेंट है, जिनको जो नीड थी वो दिलवाया। आज वो अपने गाना के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से कर रहे हैं और अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के लिए तरसे हैं, आज वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो क्या आपको कभी मौका मिलेगा तो क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगी? वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन के आखिरी साँस तक कलाकारी जब मैं गाऊँ तभी मेरी मौत हो, मेरी आखिरी साँस हो जब गाते-गाते, ये तो मेरी इच्छा है, राजनीति में नहीं। बट हाँ, कभी अगर ऐसा मौका मिला मुझे उत्तराखंड की सेवा करने का तो मैं कोशिश करूँगी, ज़रूर मैं राजनीति में आऊँ। अच्छा, अच्छा। कल्पना जी, जैसे कि अभी तक हमारे दर्शकों ने आपके जीवन के सफर के बारे में काफ़ी कुछ जाना, तो मैं आज एक से एक आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगी। आपका मन करेगा जिस सवाल का जवाब नहीं देने का आप नहीं दीजिएगा, आप स्किप कर दीजिएगा, मत बोलिएगा, मैं समझ जाऊँगी, आगे बढ़ जाऊँगी, ठीक है? लेकिन हुँ। मुझे लगता नहीं कि आपको मेरे किसी सवाल से दिक्कत होगी। तो शुरू करते हैं कल्पना जी के साथ रैपिड फायर राउंड। एक शब्द में कल्पना चौहान। हाँ, ठीक हूँ। एक नहीं, कल्पना चौहान है, नाम के लोगों को प्यार मिला। आपका पसंदीदा खाना, घर का या बाहर का? नहीं, घर का। वैसे मेरा साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है मुझे, मसाला डोसा। हिंदी फिल्मों के पसंदीदा कलाकार कौन है, हीरो या हीरोइन में से? हीरो मेरे जितेंद्र रहे हैं, हीरोइन मेरी हेमा मालिनी रही है। अच्छा। ईश्वर में विश्वास, हाँ या ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप महिला नहीं होती तो क्या होती? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं सातों जन्म हर जन्म में महिला बनूँ। अगर आप महिला होती तो भी क्या गायिका ही होती? महिला नहीं होती तो भी क्या आप गायिका होती?
हाँ, गायिका ही होती क्योंकि मुझे संगीत तो ऐसा नस-नस में है मेरे कि क्या बताऊँ। हाँ, मैं गायिका ही होती, हर जन्म में। क्या क्या आपको किसी मौके पर कभी ऐसा लगा कि आपको महिला नहीं एक मर्द होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैं जब शादी से पहले भी गई तो पापा ने मुझे कभी लड़कियों की तरह नहीं रहने दिया, बिल्कुल पूरी छूट रही, शादी के बाद भी मुझे पूरी छूट रही, तो मुझे इस बात का दुःख नहीं रहा कि मैं महिला हूँ। एक मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगी अपनी ज़िंदगी में? एक मौका रहा तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएँ हैं, उनको मैं ऐसे शिखर पे देखूँ कि पुरुष भी ऐसे ही देखते रह जाएँ। ये तो आपने वुमेन विथ विंग्स को बिल्कुल सपोर्ट करने वाली बात कर दी। और एक मौका मिले तो समाज में क्या बदलना चाहेंगी आप? मैं समाज में वो बदलना चाहूँगी कि कई लोग जैसे कहते हैं कि लड़की हुई है तो क्यों हुई है, नहीं होना चाहिए। समाज में ये बदलना चाहूँगी कि कभी ये फ़र्क नहीं किया जाए कि ये लड़का है या लड़की है। क्योंकि लड़के और लड़की में जब हम फ़र्क करने लग जाते हैं, वहीं पे फिर बात खराब हो जाती है। समाज में ये चाहूँगी कि छोटी सोच ना रखें और जितना हो सके दर्जा सबको बराबर मिले, चाहे वो व्यक्ति छोटा है या बड़ा है। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी परिवार है, मेरा हौसला है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी? मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरा परिवार है। परिवार में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, पति, बेटा, कौन? ये तो चूज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पति नहीं होते तो बच्चे नहीं होते। इसलिए परिवार तो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा, अच्छा। तो आपने ख़ैर अब ये तो सवाल पूछने का मतलब ही नहीं होता। आपने क्या प्यार किया था कभी टीनेज में? टीनेज में हाँ, किया है, प्यार मैंने किया था। लेकिन ऐसे अट्रैक्शन बोला जा सकता है, प्यार मैंने किया था, लेकिन वो अट्रैक्शन था लेकिन जो प्यार मैंने दिल से किया था, मैंने राजेंद्र चौहान जी से किया था। ये डिप्लोमैटिक आंसर है या बिल्कुल सही वाला उत्तर है? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अट्रैक्शन था मैंने बताया आपको लेकिन प्यार मुझे इन्हीं से हुआ। अच्छा। आप अपनी लाइफ़ में आप आइडियल किसको मानती हैं? मैं अपनी लाइफ में आइडल मेरे फादर को मानती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबसे पहला सपोर्ट क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं लव मैरिज भी नहीं करती और मैं एक कलाकार भी नहीं बनती। पति से झगड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, मैं नॉर्मल जैसे बहुत लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार में भी तकरार होना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है हम दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, तभी। तो आप अब हम हमारे दर्शकों को अब रैपिड फायर राउंड खत्म होता है, आप हमारे दर्शकों को अपने इसी प्यार और मनुहार और तकरार पे एक गाना सुना दीजिए। चलिए, मुझे अभी की एक फ़रमाइश आई थी कि बेडूपा को मैंने पढ़ा था, कि वो हाँ, हाँ। सुनाने के लिए बोला था, तो मैं उनकी फ़रमाइश क्योंकि आपके उसमें आपके दर्शक हैं, तो उनकी फ़रमाइश पूरी करना भी ज़रूरी है। तो आइए मैं बहुत-बहुत बिल्कुल। बेडूपा को बारूमासा बेडूपा को बारूमासा हो नारण कफल पाकु चेता मेरी चेला हो नारण कफल पाकु चेता मेरी छेला अल्मुड़े को लाल बजारा अल्मुड़े को लाल बजारा हो नारण लाल माटी की सीढ़ी मेरी छेला हो नारण लाल माटी की सीढ़ी मेरी छेला आफू खानी पान सुपारी आफू खानी पान सुपारी हो नारण मैं के दीनी बीड़ी मेरी छेला हो नारण मैं के दीनी बीड़ी मेरी छेला बेडूपा को बारूमासा हो नारण कपल पाकु चेता मेरी छैला थैंक बहुत यू। ही खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कल्पना जी, मैं आपसे एक बात बोलूँगी। हम लोगों ने बीइंग अ महिला, आपकी भी तमाम तरह की दिक्कतों का आपने अपनी ज़िंदगी में सामना किया होगा। हम सभी प्रोफ़ेशनल्स हैं, नॉन प्रोफ़ेशनल हैं, जैसे भी हैं। हर महिला को अलग-अलग तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके सामने 2 हुँ, लाइन रखूँगी। आप उसको रिलेट करके बताइएगा कि आप उससे कितना इत्तेफ़ाक रखती हैं। कहते हैं ना कि आँख में पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो।
एक महिला होने के नाते मैं ये बात बोल रही हूँ, हम्म, आंख पे पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। क्या आप बिल्कुल, इससे मैं आप बिल्कुल इस एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री एग्री हूँ, करती हैं? बिल्कुल क्योंकि एग्री एक करती महिला को सरवाइव करने के लिए, उसको जिंदा हाँ, कर रखने के लिए, अपने आप को, अपनी वजूद को बचाए रखने के बिना लिए नहीं, बहुत संघर्ष करना बहुत पड़ता है। बहुत ज्यादा मैं तो एग्री ऐसा, करती हूँ। जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई संघर्ष हो जो आपको लगा कि ये काम आपके रास्ते को रोक देगा, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी ऐसा लगा? हाँ, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मेरे जब दोनों पैर नहीं थे, तो अधिकतर क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये कल्पना जी तो बिस्तर से भी उठ जाएँगी, तो ये समझो इनका एक लक है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था, मैं वो मुझे बहुत वो करते थे, मुझे बड़ा वो सपोर्ट करते थे, मुझे मेंटली बड़ा मजबूत करते थे कि नहीं-नहीं बोलने दो डॉक्टर को, तुम खड़ी होंगी, तुम बैठोगी और तुम गाओगी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा होता है कि मुझे मंच में गाना ही गाना है और मैं इसके लिए चाहे मुझे कितने ही कष्ट कर झेलने पड़े, कितने मुझे याद है आज भी अच्छी तरह से कि दिसंबर में सिद्धवली बाबा मंदिर में जब मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था, मैंने व्हीलचेयर में बैठ के गया था और मेरे जितने जो पैर जोड़े हैं, जॉइंट्स थे, उसमें ब्लड निकल रहा था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने जबकि मुझे सिर्फ़ इसलिए ले गए थे कि एक बार कि उत्तराखंड की जनता मुझे देखना चाह रही थी कि कल्पना जी के एक्सीडेंट के बाद वो कैसी हैं। तो मैं एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ गई थी और मुझे व्हीलचेयर से मंच पे ले गए थे। लेकिन एक कलाकार हूँ तो उस वक़्त जब मैं मंच में गई और इतनी भीड़ थी कि सर ही सर दिख रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी और हर एक शख्स की आँख में आँसू था। फिर मैंने जब मंच में गई, मेरे हाथ में माइक दिया गया तो मैं थोड़ा-सा भावुक भी हुई और लेकिन फिर भी एक कलाकार थी तो जब म्यूज़िक बजा तो मैं 4 गाने गाकर नीचे आई थी। तो मुझे बड़ी हिम्मत मिली थी कि नहीं यार कि अगर मैं व्हीलचेयर में बैठ के गा सकती हूँ, लोग मुझे पसंद कर सकते हैं। तो अब मैंने खड़े होने की कोशिश करी और बहुत सपोर्ट किया मुझे परिवार ने, चौहान जी ने तो बहुत हेल्प करी मेरी इसमें। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि मैं आर्टिफ़िशियल लेग से खड़ी होती हूँ और गाती हूँ। और लोग मुझे सराहते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी होती ये मेरे लिए बहुत था कि मैंने एक अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं, तो मैं गाऊँगी नहीं या मैंने गा नहीं सकूँगी। क्योंकि महिलाओं के लिए एक होता है कि महिलाओं को बड़ा नाज़ुक समझा जाता है कि अगर इन्हें कुछ हो गया है, तो शायद ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैंने एक बड़ी हिम्मत जोड़ी कि नहीं, मैं दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी मैं ये साबित करूँगी कि नहीं, मैं एक महिला हूँ, तो कमज़ोर नहीं हूँ। मैं आज भी गा सकती हूँ और वैसे ही गा सकती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मैं बेशक दोनों पैरों को हिला नहीं सकती, लेकिन मेरा जितना अंग है, जिससे मैं अपने दर्शकों से बात कर सकती हूँ या दर्शकों से अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने गाने के माध्यम से। बहुत ही मतलब कल्पना जी, आप बता नहीं सकती कि आपकी इन बातों से हमें कितनी हिम्मत मिल रही है। मुझे लगता है कि वुमेन विद विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी महिलाएं आपको सुन रही होंगी, वो ये जी, समझ जी। पाएंगी कि आपके सामने जी, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चुनौतियां आए। मतलब आप सोचिए कि पैर का नहीं होना एक कलाकार के लिए, बिल्कुल, स्टेज पर खड़े होकर गाने बहुत वाले बहुत, के लिए क्या स्थिति हो सकती है। मैं आप बिल्कुल। जब बोल रही थी ना, तो आपकी आवाज में जो इमोशन थी ना, उसको मैं महसूस कर पा रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज को रिलेट कर पा रही हूँ कि आपको कैसा लगा होगा जब आप स्टेज पे पहली बार व्हील चेयर हाँ, पे गई होंगी सही है। हाँ, इस घटना के बाद से। तो बिल्कुल। और इसके साथ ही कल्पना जी, आपकी बातों से जो मुझे एक बात और समझ में आई कि आपका प्यार जो है ना, वो सच्चा प्यार है। देखिए, जब आप इस हालत में पहुंच जाते हैं और आपका जो लाइफ पार्टनर होता है आपको इतना बिल्कुल, सपोर्ट देता है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। पैसे से किसी की परवाह करना, किसी और तरीके से परवाह करना एक अलग बात होती है, लेकिन जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, जो लगता है कि नहीं, समवन इज देयर फॉर मी ऑलवेज, तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो आपके चेहरे पर उसकी चमक दिख रही है। तो जी, ये जी, आपकी जो माथे पर ये लाल सिंदूरी की सुंदरता दिखाई दे रही है, उसके पीछे की जो असली प्यार है, वो भी मुझे अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, ये है। ये तो खैर लोग भी बोलते हैं, ये कहते ही है सभी कि हाँ, क्योंकि मुझे चौहान जी ने हर क्षेत्र में मुझे पूरी कोशिश की कि मुझे बढ़ाने की उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। चाहे वो मेरे एक्सीडेंट से पहले की बात हो या एक्सीडेंट के बाद की बात हो। आज भी वो मेरे लिए इतना ही सोचते हैं कि मैं मंच में रहूँ और उसी अंदाज़ से गाऊँ, जैसे मैं पहले गाती थी। तो वो मुझे पूरा सपोर्ट उनका तब भी मिलता था और आज भी मिलता है। बहुत सी इस महिलाएं ऐसी मामले में होती मैं है। बहुत इस जी मामले में जी मैं जी अपने आप जी। को बहुत समझती हूँ। नहीं, आप वाकई बहुत खुश नसीब हैं कि जो आपके इतने प्यारे जीवन साथी आपके साथ हैं। कल्पना जी, मैं एक चीज ये भी यहाँ पर एक साथ में ये जोड़ना चाहूंगी कि कई बार ऐसा लगता है कि जब महिलाएं टूट जाती हैं, वो सोचती नहीं अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
आज मैं ये कहना चाहूँगी हमारी महिलाओं से कि आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। बशर्ते आपको टूटना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि मैं अपने को देख के महसूस करती हूँ, शायद मैं अगर हार जाती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती या मैं अपने दर्शकों के सामने नहीं हूँ। हिम्मत तो आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। कभी-कभी हम इंसान अच्छे में भी अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, बुरे में सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी असली परख यही है कि हम अपने आप को एक अच्छे वक़्त में भी सँभालें और एक बुरे वक़्त में भी सँभालें। तो हारना और जीतना 2 तो ज़िंदगी का एक वो है, पहलू है दोनों एक-दूसरे के लिए, तो न हारना भी अगर हम जीते हैं तो हारने की हिम्मत भी हमें नहीं रखनी चाहिए। हारना कभी नहीं है महिलाओं को, मेरा ये उद्देश्य रहा है। कोशिश करती हूँ बिल्कुल। अपने मंच के माध्यम से भी यही कहती हूँ मैं और मैं सच रुक दिल से जाना कहती हूँ कि नहीं मुझे हार जब के। भी मैं किसी जी, आपकी बातों से यही लगता हाँ, है कि रुक जाना हाँ, नहीं हार के। मैं जब भी अच्छे किस्म पे देखती हूँ या अच्छा करते तो जी, अ, जी, जी, बिल्कुल। कल्पना जी वॉइस की आवाज़ कट-कट थोड़ी के आ देर रही के है। लिए जी, जी, को कुछ लग रहा है कि कोई करिए आराम तकनीकी आराम से, दिक्कत आ आराम रही है। से। लेकिन कोई बात नहीं कल्पना जी आप वुमेन विद विंग्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, तो आपसे हम आज एक वादा भी लेना चाहते हैं कि क्या आप महिलाओं के लिए, इस विंग के लिए, इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए किस हाँ, तरह वहाँ से से आप प्रॉब्लम किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करेंगी? कल्पना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, आपकी ना मैं वॉइस अपने सवाल कट-कट को के आ फिर रही है, से मुझे समझ में नहीं आई। जी, मैं आपको अपने सवाल को फिर से दोबारा से बोल देती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि वुमेन विद विंग्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप हैं। आप खुद अपने आप में जीती जागती हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं। तो ऐसे में इस प्लेटफ़ॉर्म के जी, जी। से जुड़ी महिलाओं को प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी और आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी? मैं धन्यवाद करती हूँ वुमेन विद विंग का और सपोर्ट आप मुझसे जब भी अपने सपोर्ट चाहेंगी, मैं उस वक़्त आपके साथ ज़रूर खड़ी रहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट किया जाए और आप लोग जो काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक महिलाओं को लेके काम कर रही हैं वुमेन विद विंग में। मेरा सपोर्ट जब भी आप चाहेंगी, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जी, थैंक यू कल्पना जी और चूँकि इस प्लेटफ़ॉर्म पर हर शनिवार की शाम हम अलग-अलग शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, तो जो अगला शनिवार होगा, आप सभी हमारे दर्शकों से एक गुज़ारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले शनिवार इसी वक़्त आपको मिलवाएँगे हम एक कवियत्री और लेखिका नीता माथुर से और उनकी जी, जी। बुक का लॉन्चिंग करेंगे। ये अपने आप में भी एक अनोखी अनोखी पहल है, कह सकते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की पहल है। बिल्कुल। तो नीता माथुर चूँकि एक होममेकर हैं और उनको वो बहुत टाइम से वो कोशिश कर रही थी कि उनकी बुक पब्लिश की जाए, जिसके लिए कोई भी उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी शेफाली जी हैं जो वुमेन विद विंग्स की फाउंडर हैं, उन्होंने आगे आई हैं वो और उन्होंने कहा है कि हम इसी प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी बुक को लॉन्च करेंगे। तो देखिए एक बहुत सुंदर। कहीं जी, बिल्कुल और इसी तरह से एक के एक साथ जोड़-जोड़ करके एक ये पूरा जो गुलदस्ता है, ये परिवार बन खूबसूरत गुलदस्ता तैयार होता जा रहा है। तो हमने अगले शनिवार के कार्यक्रम के बारे में तो बता दिया, लेकिन कल्पना जी, चूँकि आप हमारे साथ हैं और हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हमारी पूरा जो टाइम होगा वो सुर और संगीत के साथ सजा होगा, आपकी दिलकश आवाज़ के साथ होगा। तो आपकी एक एल्बम के बारे में मैंने सुना है जिसका नाम है बरमासा। तो बरमासा बारहमासा। से हाँ, उससे ज़रा एक खूबसूरत सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाएँ आप। एक्चुअली बारहमासा के मेरे कम से कम 7 वॉल्यूम हैं और उस एक वो नॉन स्टॉप गीत है, उसमें बहुत सारे गीतों की लड़ियाँ मैंने गाई थी। मैं कुछ सुना देती हूँ आपको उसमें, कुछ गीत सुना देती हूँ उसमें से। हाथକୁ ରୁମାଲ ଛୁଟିକେ ପାଣି କୁଏ माँ मेरू रे बारे पहुँचे दिया मेरा स्वामी माँ हाथକୁ ରୁମାଲ ଛୁଟିକେ पानी कुए माँ मेरू रे बारे पहुँचे दिया मेरा स्वामी माँ घुट घुट बाडुरी लगी गे मेरी गौली माँ मिलकन के रहने स्वामी इकुली घर माँ
లేపాకి జాలకేళమా లేపాకి జాలకేళ లేపాకి జాలకేళమా లేపాకి జాలకేళ ఓ నీలిమా నీలిమా లేపాకి జాలకేళ ఓ నీలిమా నీలిమా లేపాకి జాలకేళ लेथी भी आई जानू रे मेरा को कहाँ मिला लेथी भी आई जानू रे मेरा को कहाँ मिला ओ बिरुमा मेरा को कहाँ मिला ओ बिरुमा मेरा को कहाँ मिला। इसमें बहुत सारे गाने हैं। बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं तो थोड़ी देर के लिए संज्ञा शून्य हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे तो अभी तक मेरे जो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके सुर के सफर के बारे में सब कुछ मुझे लगता है जान लिया होगा। कोई आपकी कोई एक ऐसी इच्छा रह गई है क्या कल्पना, जिसे आप चाहती हैं कि आने वाले समय में आप उसे पूरा करें? कोई विश आपकी? देखिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते तो भगवान की कृपा से मेरी सारी विशेष पूरी हुई, बट हाँ, एक यही विश है मेरी कि मैं अगर कुछ भी अपने जीवन में जो मेरे बचे हुए दिन है उसमें मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हो या किसी कोई गरीब बच्चे हैं। और एक तमन्ना है कि एक मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक माता-पिता की एक छाया बनाऊँ, एक आश्रम बनाऊँ जिसमें मैं अपने बुजुर्गों को रख सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। ये मेरी एक इच्छा है। बहुत ही उम्दा विचार। आप जैसे लोग, आप जैसे कलाकार वाकई समाज के लिए एक नगीने की तरह है, जिनके बारे में जो सिर्फ अपनी आवाज के साथ ही नहीं बल्कि अपनी कोमल भावनाओं को भी आपने जिंदा रखा हुआ है, और इसी तरह से आप अपने समाज में खूबसूरती बिखेर रही हैं। कल्पना जी, मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है, चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जब आप जैसे के साथ जब भी मेरी बात होती है, जब मैं मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे जो सामाजिक लोग होते हैं, सोशल स्टोरीज होती है, वही मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है। तो कल्पना जी, आपकी लाइफ से वाकई मुझे लगता है कि हर एक महिला आज इंस्पायर्ड हुई होगी। जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है हम इसलिए ये चीज को नहीं कर पा रहे, हमारे माता पिता ने ये नहीं किया इसलिए हम नहीं कर पाते, हमारे पति ने ऐसा नहीं किया इसलिए हम नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक जीती जागती जिंदा मिसाल है इस जमाने के सामने, कि जिन्होंने अपने पैर खोए बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई, और अपने हौसलों की उड़ान आपकी लगातार जारी है। और इस खूबसूरत सफर में आपके साथ मुझे बात करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे दर्शकों को भी बहुत ही वाकई अच्छा लगा होगा। और कल्पना जी के लिए मैं आखिर में बस एक बात ये कहना चाहूंगी कि जितना मैंने इनको अभी तक आपकी बातों को समझा और सुना है, कि सफर में मुश्किलें आई तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आई तो जरूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जैसे कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको एक बार लगा कि नहीं, मुझे हिम्मत तो जुटा ही लेनी पड़ी है। जब आप स्टेज पे जब गई होंगी उस समय तो आपको एक बार लगा होगा कि मैं गा पाऊंगी कि नहीं गा पाऊंगी, ऐसा डर तो था ना बिल्कुल, मन में? बहुत ज्यादा। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब वो जो वहाँ की नर्सेस मुझे कहती थी कि लोग पूछते हैं कि मेरे एक्सीडेंट में मेरे हाथ खोए पैर खोए, लेकिन तुम गाना गुनगुना रही थी। होश में पूरी तरह नहीं थी लेकिन गुनगुना रही थी। बताइए, इसका मतलब कि आपकी रूह है, आपकी आत्मा है जो गाने में बसती है। बिल्कुल। तो ये आप इस बात की बिल्कुल जीती जागती जिंदा मिसाल है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और रास्ता रोकने वाला वो चाहे खुदा ईश्वर भगवान ही क्यों ना हो, उन्होंने जब भी किसी आपके सामने जो दिक्कतें आई और आपने उसकी हिम्मत को आपने ठुकराते हुए आप आगे बढ़ी, अपने हिम्मत से आपने अपनी हर वो इच्छा को पूरी की, और आप खुशहाल हैं। सबसे बड़ी इस बात की ताकीद, इस बात की तस्वीर हमारे सामने जीती जागती आप मिसाल है कि आप मुस्कुरा रही हैं, आप गुनगुना रही हैं, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगी कि आप पूरी जिंदगी ताउम्र इसी तरह से मुस्कुराती और गुनगुनाती रहें, और उत्तराखंड की महक को न सिर्फ देश में, न सिर्फ उत्तराखंड में, न सिर्फ भारत में, न सिर्फ एशिया में, बल्कि मैं चाहती हूँ कि विश्व स्तर पर आपकी आवाज गुनगुनाए, और आपके आने वाले तमाम जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूरी हो जाएं। और मैं
ये चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम की समाप्ति भी हम आपके सुर और दिलकश अंदाज के साथ करें। आइए, आइए। एक मेरा आजकल बड़ा चर्चित गीत रहा है, काफ़ी मिलियन में पहुँच गया है, करोड़ों में है। उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ। वैसे तो बहुत फ़ास्ट सॉन्ग है, इसका गाना थोड़ा-सा मुश्किल है, फिर भी मैं सुना बल मारी जालू मेरा, हाँ मारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला में बाग लगो, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की है डेरा, मेरा फहाँ बाग रे, आहा बाग की है डेरा, मेरा फहाँ बाग रे, बल हुड़ को फुड़ूचा, हाँ हुड़ को फुड़ूचा, अरे सुबदारू का चौक मबल, सुबदारू का चौक मबल, बिबड़ाट ऊंचा, मेरा फहाँ बाग रे, आहा मारी जालू मेरा, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की है डेरा, मेरा फहाँ बाग रे। थैंक यू। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे वो 1 घंटे तक उन्होंने इस आज के सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। और आपका तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। अगले शनिवार इसी प्लेटफॉर्म पर हम सब एक बार फिर मिलेंगे नीता माथुर के साथ।